जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कर्क राशि साल 2025 के लिए राशिफल कैसा रहेगा इनके लिए, और जो भी इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो पूरी चर्चा करेंगे। और ज़्यादातर डिपेंड करता है क्योंकि इनके राशि स्वामी चंद्र हैं। चंद्र तो हर महीने पूरे ज़ोडिएक का चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ता है? शनि, क्योंकि शनि इस बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो सभी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं जो ज़्यादा देर तक एक राशि में रहते हैं, जैसे कि शनि हो गए सबसे पहले। उसके बाद गुरु भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वृषभ राशि से मिथुन में आएंगे। इसके अलावा गुरु अतिचारी भी हुए हैं कि उनकी जो स्पीड है चलने की वो भी काफ़ी तेज़ है, उसका भी एक अलग प्रभाव है। मंगल भी हर 2 साल बाद वक्री होते हैं और कम से कम एक राशि में 6 महीने बिताते हैं। तो इस बार इनका जो 6 महीने का पीरियड शुरू हुआ है पिछले साल से कर्क राशि में, और ये अभी भी 24 फरवरी तक कर्क राशि में रहेंगे, वक्री हो जाएंगे। फिर वापस ये मिथुन में जाएंगे, मिथुन में जाकर फिर से कर्क में आएंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा और फिर जाके कहीं 7 जून को मंगल भी जो है ये सिंह राशि में आएंगे और फिर उनके बाद इनकी जो नॉर्मल जो मूवमेंट है वो शुरू होगी। अब देखा जाए तो मंगल एक योग कारक ग्रह है कर्क राशि वालों के लिए। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। पूरा वीडियो देखिए क्योंकि हर एक ग्रह का अलग अलग महत्व होता है और उसका कैसा रहेगा प्रभाव इस साल, तो उसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। साथ में अंत में उपाय भी बताऊंगा कि आपको उपाय क्या करने चाहिए जिससे आपको लाभ मिले पूरा। और चलिए ज़्यादा देर नहीं करते और शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके राशि स्वामी जो है चंद्र हैं, चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है धनु राशि से, सूर्य के साथ बैठे हैं और छठा घर है ये। तो यहाँ क्योंकि ये समझ लो कि अमावस्या के करीब हो गया 1 तारीख को, तो शुरुआत जो है वो ठीक है, उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ी सिल्वर लाइनिंग आपके लिए ये है कि शनि देव इस साल आपकी जो ढैया चल रही थी वो ढैया समाप्त हो रही है, क्योंकि अष्टम ढैया जो होती है वो काफ़ी तकलीफ़ वाली होती है। अगर आप पूरी तरह से अपना ये पीरियड ध्यान पीछे मुड़ के देखेंगे तो लगेगा आपको कि जब से 1 जनवरी 2023 से शनि देव कर्क राशि में आए थे तभी से आपकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, स्वास्थ्य से संबंधित, कार्य से संबंधित, और हो सकता है जॉब भी छूट गई हो या उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव आया हो जो आपसे संतुष्ट ना हो उसकी वजह से। तो ये सब आपको देखने को मिला होगा। अब आपके लिए ये पोजीशन बन रही है कि शनि देव जो है वो मीन राशि में आ रहे हैं, जो कि आपका नवम भाव है। और नवम भाव में शनि देव ज़्यादा उतने वैसे ख़राब नहीं रहेंगे, तो ओवरऑल यहाँ ठीक ठाक रहेंगे आपके लिए। हालांकि 30 मार्च की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है जबकि 6 ग्रहों का योग बन रहा है नवम भाव में। तो इसके ऊपर भी देखें, क्योंकि शनि देव जो हैं साथ में होंगे राहु, सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्र, तो ये 6 ग्रह होंगे।
अब आपस में जब 6 ग्रह एक ही घर में होते हैं तो ज़रूरी बात है कि कन्फ्यूजन होता है, क्रिएट होता है। अब नवम भाव किस चीज़ का है? नवम भाव है आपके पिता का है, तो पिता की सेहत का ध्यान रखें। उसके बाद ये धर्म का स्थान है, तो धार्मिक कार्यों में अगर कहीं कुछ आपको लगता है कि जो भी आयोजन करना चाहते हैं वो प्रॉपर हो नहीं पाता, कहीं ना कहीं विघ्न आते हैं, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपकी लंबी यात्राएं हैं, खासकर उस दौरान जब 6 ग्रह बन रहे हैं 30 मार्च को, तो उस दौरान जो है वो कुछ समय के लिए, जब तक ये तकरीबन ये ले लो कि शुक्र बुध सूर्य चंद्र ये तो बहुत जल्दी यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगे, लेकिन शनि और राहु नवम भाव में रहेंगे। राहु जो है वो मई में अपना परिवर्तन करेंगे 8वें घर में, तो तब तक आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। अपनी यात्राएं जो हैं उसमें भी बहुत ध्यानपूर्वक रहें। जो भी आप कार्य के सिलसिले में अगर यात्राएं लेते हैं तो वहाँ भी आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक चलना पड़ेगा। बाकी शनिदेव 9वें घर में आपके लिए अच्छे ही परिणाम देंगे जब ये राहु भी निकल जाएंगे, क्योंकि राहु के साथ कुपित हो जाते हैं और राहु का प्रभाव होने से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है। ये उनको भी इफ़ेक्ट करेगा जो लोग खासकर अपने इसके अंदर हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वो फोकस नहीं बना पाएंगे उस दौरान, खासकर ये 2 महीने। तो इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। बाकी आपके स्वास्थ्य की जहाँ तक बात करें तो मंगल जो है आपके नीच के बैठे हैं आपकी राशि में। मंगल जब नीच के बैठे होते हैं तो क्या करते हैं ये, एक तो खास कर नीच के भी हैं और दूसरा वक्री भी हैं। तो दोनों स्थिति में आपके लिए क्या पोजीशन बनती है, एक तो ये आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन लेके आएंगे और दूसरा जो आपके अंदर एक अंदर आपके कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा उससे कि आपकी जो स्थिरता है, आप जो कुछ करना चाहते हैं वो उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, जिससे आपके स्थिरता में विघ्न आएगा। आप मतलब वो जो चीज़ करना चाह रहे हैं वो नहीं होती, तो एक अंदर से कन्फ्लिक्ट पैदा होता है जो आपको अस्थिर कर देता है। इसके बाद और चीज़ें हैं कि कुछ पास से जुड़ी चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो इस क्योंकि जब भी रेट्रोग्रेड होते हैं प्लैनेट तो कुछ ना कुछ पास्ट की चीज़ों से जोड़ते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि आप एक्शन में कम होते हैं, इमोशनल कोशेंट आपका बढ़ जाता है। तो क्योंकि काम करने के लिए इमोशनल होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, आपको एक्शन दिखाना होता है जहाँ पर ये इमोशन के कारण आपका विलम्ब हो जाता है। तो इन सब बातों पर आपको बड़ा ध्यानपूर्वक चलना पड़ता है और ये आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालेंगे मंगल। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, पूरा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। हालांकि शनि की वजह से जो प्रॉब्लम चल रही थी वो तो दूर होती नज़र आएगी 30 के बाद, लेकिन मंगल अभी नीच के रहेंगे जब तक पहले 5 महीने, तो थोड़ा आपको ध्यानपूर्वक रखना है। उसके बाद अगर बात करें जून से लेके महीने के अंत तक, तो आपके लिए जो परिस्थितियां बन रही हैं वो बहुत ही अच्छी बन रही हैं, जो आपको काफ़ी आप प्रोग्रेसिव होंगे और इसमें आपको काफ़ी लाभ भी मिलते हुए नज़र आएंगे। तो तब तक थोड़ा सा आप जो है इसमें करना क्या है, एक तो पेशेंस रखनी है। पेशेंस से चलेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और सेल्फ इंस्पेक्शन करें कि आपके अंदर क्या क्या कमियां आ रही हैं, क्योंकि ये पीरियड ऐसा होता है कि अगर आप अपने सेल्फ इंस्पेक्शन करते हैं तो उसमें आपको सहायता मिलती है और आपके जो कदम हैं किस तरीके से आगे बढ़ के लेने हैं। तो एक तो स्वास्थ्य के बारे में बात हो गई। दूसरा, अब धन के मामले में बात करें तो धन भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य छठे घर में बैठे हुए हैं। छठे घर में सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी रहती है और वैसे तो हर महीने राशि परिवर्तन करेंगे। ओवरऑल परेशानी वही रहेगी जो 30 मार्च में, क्योंकि जब ये राहु और उसके साथ होंगे शनि वगैरह के साथ, तो उस वक्त शायद ग्रहण भी लगेगा।
तो उस वक्त आपके लिए परेशानी का कारण हो सकते हैं, धन का नुकसान हो सकता है, खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, इन बातों का ध्यान रखें। और दूसरा, आय भाव की बात करें तो आय भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र जो है वो देखा जाए गोचर शुरू कर रहे हैं 8वें घर से, तो 8वें घर में शुक्र की स्थिति अच्छी कही जाती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो शुक्र की स्थिति भी ओवरऑल ठीक है, नवम भाव में भी आएंगे, लेकिन जब ये उस 6 ग्रह योग में होंगे तब इनके परिणामों में भी बदलाव आएगा। वो पीरियड थोड़ा सा ऐसा रहेगा। और वैसे देखा जाए तो गुरु बैठे हुए हैं आपके नवम भाव के स्वामी एकादश भाव में, ये आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं और आपको आपका भाग्य भी साथ देगा और धन में भी वृद्धि कराएगा। तो गुरु यहाँ पर आपकी वृद्धि कराएंगे। इसके बाद गुरु की दृष्टि जो है वो तीसरे घर पर पड़ रही है जहाँ केतु बैठे हुए हैं। तीसरे भाव पर जब दृष्टि पड़ती है तो आप जो है अपने ज्ञान से कुछ ना कुछ आगे करते हैं, कुछ उसमें बढ़ने की कोशिश करते हैं और छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग मिलता है। दूसरा, इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर भी है। सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप का है और आपके पति पत्नी के रिश्तों का है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो स्थिति एक किस्म से नॉर्मल सी है और यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपके नई नई पार्टनरशिप बन सकती हैं और आगे चलकर जो आपको फ़ायदा देंगी। तो ओवरऑल इस साल आपके लिए परिस्थिति अच्छी लग रही है। एक चीज़ और कहूँगा कि गुरु जो है वो 6ठे घर के स्वामी हैं आपके और नवम भाव के भाग्य स्थान के मालिक हैं। मई तक तो ठीक है क्योंकि ये एकादश भाव में बैठे हैं। उसके बाद ये मिथुन राशि में आएंगे और मिथुन राशि में आकर ये बहुत ही तेज गति के हो जाएंगे। इसे अतिचारी ग्रह कहते हैं और 12वें घर में होंगे। अब जब गुरु ग्रह जो एक बहुत ही बेनिफिक प्लेनेट हैं आपके लिए, और जब अतिचारी होते हैं, अतिचारी ग्रह का मतलब ये होता है कि अपनी नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा तेज़, और ये देखा जाए तो 18 अक्टूबर को कर्क राशि में भी चले जाएंगे। तो मतलब सिर्फ 5 महीने रहेंगे जबकि 1 साल बिताते हैं एक राशि में। तो यहाँ स्थिति कुछ ऐसी रहेगी कि गुरु जैसे अतिचारी होते हैं तो डिसीजंस लेने में परेशानी सी होती है। इसका मतलब ये कि गुरु जो है अपनी एकाग्रता में नहीं है, तभी इतने फास्ट चल रहे हैं। और फिर ये वापस वक्री होंगे, वक्री होके फिर से कर्क राशि में जाके फिर से वक्री होके मिथुन राशि में आएंगे। तो इस स्थिति में जो है गुरु एक किस्म से एकाग्रता खो बैठेंगे, जिससे प्रभाव सभी को पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि खाली कर्क राशि वालों को पड़ेगा, सभी को पड़ेगा और इस बात का ज़रूर आप ध्यान दें। और वैसे देखा जाए तो अगले पूरे 8 साल गुरु जो है वो अतिचारी रहने वाले हैं, जिसका पूरा प्रभाव देखा जाएगा सभी के ऊपर, क्योंकि जीव कारक भी हैं। तो ये सब एक तो चीज़ों को देखना है। और जहाँ तक मैं ये देख रहा हूँ कर्क राशि वालों के लिए जून के बाद का समय बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर आपके जो है संबंध भी बहुत बढ़ेंगे, पार्टनरशिप वगैरह भी बढ़ेंगे और आपकी उन्नति भी होती हुई नज़र आती है। बस थोड़ा समय की बात है। हालांकि उसके बाद गुरु अतिचारी होंगे, लेकिन अतिचारी होने के बाद भी जब ये कर्क राशि में आएंगे तो कर्क राशि में ऊंच के हो जाते हैं और ये केंद्र स्थान भी है, आपका पहला स्थान भी है। तो यहाँ पर गुरु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, एक महापुरुष योग बनाते हैं जिसे हंस योग बोलते हैं। तो यहाँ पर स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप ये मान के चलिए 2025 आपके लिए जो बदलाव लेके आएगा वो आपके लिए काफ़ी सकारात्मक बनेंगे। आगे जून के बाद आपके लिए काफ़ी तरक्की के रास्ते खुलेंगे, भाग्य आपका साथ देगा, तो तैयार रहिए। और उसके बाद जो इससे पहले जो उपाय करने हैं वो ये कर लें कि आप एक तो सोमवार को तो शिवलिंग पर जल ज़रूर चढ़ाएं, जिससे और ओम नमः शिवाय का जाप करें,
108 बार। तो ये ऐसा करने से आपके अंदर जो है एक स्थिरता बनी रहेगी। दूसरा, रोज़ाना हनुमान चालीसा पढ़ें कम से कम 7 बार। वैसे तो अगर 11 या 21 बार भी पढ़ सकते हैं, पर मिनिमम 7 बार ज़रूर पढ़ें। इससे आपके संकट दूर होंगे, रोगों से निजात मिलेगी और आपके अंदर शक्ति का संचार होगा। ये आपको बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और मंगलवार को हो सके तो आप सुंदरकांड का पाठ करें, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इन सब उपायों को करेंगे तो आपके लिए काफ़ी समय अच्छा रहेगा, उससे आपकी शक्ति बढ़ेगी और जितनी भी परेशानियां हैं उससे झेलने के लिए आप सक्षम होंगे और आगे का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तैयार रहें उसके लिए। और आपको सब यही कहूँगा कि नव वर्ष बहुत ही मंगलमय हो और अच्छा हो आपके लिए।